नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु मारवा, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स, गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी कॉलेज रायपुर। आज हम एमकॉम थर्ड सेमेस्टर के पेपर एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग या उच्चतर लागत लेखांकन पर डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन का पॉइंट है वो है टाइप्स ऑफ बजट्स। वैसे तो ये एमकॉम थर्ड सेम के पेपर के लिए मैंने वीडियो तैयार किया है, लेकिन बीकॉम फाइनल ईयर के मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, तो ये बीकॉम के बच्चों के लिए भी यूज़फुल है। तो हम देखते हैं बजट के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ बजट्स। तो बजट के प्रकारों को हम 3 भागों में बांटकर इसका अध्ययन कर सकते हैं: समय के आधार पर, लोच के आधार पर और कार्यानुसार बजट। सबसे पहले हम देखते हैं समय के आधार पर कौन कौन से बजट बनाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला बजट है दीर्घकालीन बजट, अल्पकालीन बजट और चालू बजट। दीर्घकालीन बजट क्या होता है? दीर्घकालीन बजट जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, यह दीर्घकाल के लिए बनाया जाता है। सामान्यतः यह 5 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए बनाया जाता है और इसे भौतिक मात्राओं की इकाई में तैयार किया जाता है। ये जो बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं जैसे कि विकास के, शोध के, पूंजीगत व्यय, ये सारे बजट दीर्घकालीन बजट होते हैं और यह लंबी अवधि के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा है अल्पकालीन बजट। अल्पकालीन बजट वह बजट होता है जो सामान्यतः 1 वर्ष तक की अवधि के लिए बनाया जाता है और हम देखते हैं कि इसे प्रायः मौद्रिक इकाइयों में ही तैयार किया जाता है। अल्पकालीन बजट में जैसे कि सामग्री बजट है, रोकड़ बजट है, ये सब जो होते हैं वो अल्पकालीन बजट होते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड है वो है चालू बजट या करंट बजट। ये बजट जो होता है अल्पकालीन बजटों का ही एक भाग होता है और ये चालू दशाओं के अनुसार 1 या कुछ माह के लिए तैयार किया जा सकता है। दूसरा जो प्रकार है वो लोच के आधार पर भी हम बजट को वर्गीकृत कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है स्थिर बजट और फिर दूसरा है लोचदार बजट, जिसे हम फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल बजट भी कहते हैं। स्थिर बजट जो होता है नाम से ही स्पष्ट है कि ये स्थिर होता है। इसमें जो व्यावसायिक उपक्रम की एक सी ही दशाएं होती है उसके लिए तैयार किया जाता है, अर्थात क्रियाशीलता के केवल एक स्तर पर यह आधारित होता है। यह अपरिवर्तित दशाओं के लिए बनाया जाता है और जो क्रियाशीलता होती है उसके स्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके विपरीत जो हमारा लोचदार बजट है, यह वह बजट होता है जो व्यावसायिक क्रियाशीलता के विभिन्न स्तरों पर लागतों, आगमों और लाभों की स्थिति को दर्शाता है। और यदि हम परिभाषा की तरफ जाएं तो ICFAI के अनुसार लोचदार बजट एक ऐसा बजट है जो स्थायी, अर्धस्थायी और परिवर्तनशील लागतों में अंतर स्वीकार करता है और क्रियाशीलता के प्राप्त स्तर के संदर्भ में इसे परिवर्तित किया जा सकता है। थर्ड जो है वो है हमारा कार्यानुसार बजट या ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। इसके आधार पर भी बजट को विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। तो सबसे पहला है मास्टर बजट। मास्टर बजट जो होता है यह सामान्यतः पहले सभी विभागों, उप विभागों के जो बजट होते हैं वो तैयार कर लिए जाते हैं। उसके पश्चात इन सभी बजटों का जो सारांश है उसे लेकर एक पृथक से बजट तैयार किया जाता है जिसे हम कहते हैं मास्टर बजट। इसके बाद है विभागीय बजट या डिपार्टमेंटल बजट। इस वर्ग में उन बजटों को रखा जाता है जो क्रियात्मक या विभागीय आधार पर बनाए जाते हैं, इसलिए इन बजटों को हम मास्टर बजट के सहायक बजट भी कह सकते हैं। और ये जो विभागीय बजट है इनको आगे और भी भागों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे कि हमने विभागीय बजट को पुनः 2 भागों में बांटा है, कार्यकारी बजट, ऑपरेटिंग बजट या फिर वित्तीय बजट या फाइनेंशियल बजट। तो हम देखते हैं कार्यकारी बजट क्या है, ऑपरेटिंग बजट जिसे हम कह रहे हैं वो क्या है। तो इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के बजट का अध्ययन करेंगे: विक्रय बजट, उत्पादन बजट और लागत बजट। विक्रय बजट क्या होता है? विक्रय बजट जो होता है एक महत्वपूर्ण कार्यात्मक बजट होता है।
इसमें भविष्य की एक निश्चित अवधि में बिक्री की मात्रा और बिक्री के मूल्य के अनुसार इसे व्यवस्थित किया जाता है। हम जैसे जानते हैं कि विक्रय का जो मात्रा है उस पे बहुत से जो घटक हैं जो ऐसे होते हैं जो नियंत्रण योग्य होते हैं, कुछ घटक ऐसे होते हैं जो गैर नियंत्रण योग्य होते हैं, परंतु फिर भी विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण और पूर्व के जो अनुभव है उसके आधार पर बहुत ही सावधानी से इस बजट का निर्माण किया जाता है। उसके बाद है उत्पादन बजट या प्रोडक्शन बजट। उत्पादन बजट जो होता है वो आगामी जो हमारी बजट अवधि में है उसमें यह देखा जाता है कि उत्पादित की जाने वाली प्रत्येक वस्तु की संभावित उत्पादन की मात्रा क्या होगी, किस मात्रा में उनका उत्पादन किया जाएगा। ये इकाइयों में, भार में, वित्तीय इकाइयों में या दोनों रूपों में भी हम इसे उपलब्ध करा सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं। इस बजट का जो मुख्य उद्देश्य होता है, एक और उत्पादन क्षमता और सामग्री तथा श्रम इत्यादि की उपलब्धता और दूसरी ओर संभावित मांग को ध्यान में रखते हुए उत्पादन के संबंध में योजना तैयार करना होता है। अर्थात जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध होंगे उसके अलावा जो हमारी उत्पादन क्षमता है उसके आधार पर हम मांग जो हमारी आने वाले आगामी वर्षों में होने वाली है उसका हम आकलन करते हैं और उसके हिसाब से उत्पादन का कार्य करते हैं। थर्ड जो है हमारा वो है लागत बजट। उत्पादन बजट में निर्धारित मात्रा के आधार पर लागत बजट तैयार किया जाता है। इसको भी कई उपविभागों में बांटा जा सकता है, जैसे कि प्रत्यक्ष सामग्री का बजट हो सकता है हमारा, उत्पादन लागत बजट, प्रशासन लागत बजट, विक्रय या वितरण लागत बजट, अनुसंधान बजट, प्रत्यक्ष श्रम बजट, निर्माणीय परिवहन बजट, संयंत्र प्रयोग बजट। ये विभिन्न प्रकार के बजट हैं जो लागत बजट के अंतर्गत ही सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा वित्तीय बजट, वित्तीय फाइनेंशियल बजट जो होता है इसमें एक महत्वपूर्ण जो बजट है हमारा कैश बजट, रोकड़ बजट। इसमें हम देखते हैं कि रोकड़ बजट जो होता है एक निश्चित भावी समय अवधि के लिए रोकड़ की संभावित प्राप्ति और भुगतान का अनुमान लगाया जाता है। अर्थात यह देखा जाता है कि भावी समय अवधि जिसके लिए हम बजट निर्माण कर रहे हैं उस समय में हमें कितनी रोकड़ प्राप्ति की संभावना है और कितना भुगतान हमें करना होगा। इससे उस बजट अवधि में हमें रोकड़ की कमी या आधिक्य की स्थिति पता चल जाती है कि कितना भुगतान आने वाला है, कितनी प्राप्ति होने वाली है। उसके हिसाब से हमें आने वाले समय में रोकड़ की कमी होगी या अधिकता होगी, और यदि कमी होगी तो उस कमी की व्यवस्था करने या अधिक्य का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा उसके संबंध में भी संकेत होते हैं। इसके अलावा पूंजीगत बजट, यह बजट जो है निर्धारित उत्पादन कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए स्थायी संपत्तियों पर किए जाने वाले व्यय का पूर्वानुमान होता है। इस बजट के लिए विभिन्न वैकल्पिक पूंजीगत संपत्तियों की लागत और उनसे होने वाले लाभों पर तुलनात्मक विचार भी किया जाता है। अर्थात इस बजट में यह विचार किया जाता है कि हम आगे वाले समय में जो उत्पादन करने वाले हैं उसके लिए हमें कितनी स्थायी संपत्तियों की आवश्यकता होगी और उस स्थायी संपत्ति पर हमें कितना व्यय करना पड़ेगा, और जो उस व्यय की लागत है उससे हमें किस प्रकार का लाभ होगा। अर्थात उसकी तुलना की जाती है कि पूंजी की जो मात्रा लगाई जा रही है उसके अनुपात में हमें लाभ कितना प्राप्त होगा। इसके अलावा कुछ अन्य बजट है जिनका अध्ययन भी हम करते हैं, जैसे कि शून्य आधारित बजट। शून्य आधारित बजट एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे अपने आगे वाले वीडियो में, परंतु अभी हम देखते हैं कि वास्तव में ये बजट होता क्या है। तो शून्य आधारित बजट, जैसे शाब्दिक अर्थ है इसका शून्य, तो यह शून्य से ही प्रारंभ होता है। यह नियोजन की एक और बजट की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रत्येक जो प्रबंधक होता है अपने पूरे बजट की आवश्यकताओं को नए सिरे से सिद्ध करने की अपेक्षा की जाती है उससे, तथा प्रबंधक इस बात के औचित्य को सिद्ध करने का भार डाल दिया जाता है कि वह राशि क्यों खर्च करेगा। इस दृष्टिकोण में सभी क्रियाएं जो है निर्णय पैकेज में व्यवस्थित विश्लेषण के आधार पर मूल्यांकित की जाती है तथा महत्व के आधार पर उनका क्रम प्रबंधन किया जाता है।
इसमें नई योजनाओं पर विचार नहीं किया जाता है, वरन चल रही योजनाओं का भी प्रत्येक बार मूल्यांकन किया जाता है। यदि विद्यमान योजनाओं में कोई कमी है, कुछ अकुशलताएं हैं या निमित्ताएं हैं, तो उन्हें हटाया जाता है तथा विभाग की विभिन्न क्रियाओं को महत्व के क्रम में क्रमबद्ध किया जाता है। इसके बाद जो हमारा बजट है वो है कार्य निष्पादन बजट। यह जो है बजट की परंपरागत व्यवस्था में सुधार है। निष्पादन बजट में बजट व्यवस्था इस प्रकार की जाती है जिसमें बजट आवंटन के साथ ही उस बजट के आधार पर कार्य निष्पादन का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाता है। अर्थात यदि किसी मद पर व्यय किया जा रहा है तो उस पर जो व्यय हो रहा है उसके कारण लाभ कितना प्राप्त होगा। जैसे कि हम इसे एक उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे यदि हम किसी वस्तु के विज्ञापन पर 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए हम खर्च कर रहे हैं, तो उसके आधार पर हम यह भी निर्धारित करेंगे कि यह जो व्यय हो रहा है उसके आधार पर बिक्री में 10 लाख या 15 लाख की बिक्री अवश्य होनी चाहिए। तो यह निष्पादन बजट कहलाता है। अब इससे आगे के वीडियोस में हम इन सभी बजटों को विस्तृत रूप में समझेंगे और इनके क्रियात्मक प्रश्नों को भी हल करेंगे। धन्यवाद।